उस दिन 14 साल की एलिस ग्रोस टहलने निकली थी। शाम 4:26 पर सीसीटीवी कैमरे ने उसकी तस्वीर ली और वो फिर गायब हो गई। 2005 के लंदन बम धमाकों के बाद से एलिस ग्रोस का पता लगाना पुलिस के लिए सबसे बड़ा मिशन था। वीडियो फुटेज में कुछ अहम सुराग मिले। दुनिया की सीसीटीवी राजधानी यानी लंदन में करीब 10 लाख कैमरे लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पर नजर रखते हैं। इन कैमरों की फुटेज लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुख्यालय में देखी जाती है, जिसे स्कॉटलैंड यार्ड भी कहते हैं। यहीं पर तथाकथित सुपर रिकॉग्नाइजर काम करते हैं, यानी चेहरों को पहचानने की गजब याददाश्त रखने वाले लोग। ये चेहरों को अलग अलग जगह पहचान लेते हैं, चाहे वो थोड़े ही दिखें, भीड़ में हों या फिर धुंधले नजर आए हों। इस काबिलियत को काफी समय तक अनदेखा किया गया। 1994 में मुझे लगा कि पुलिस सीसीटीवी सामग्री का फिंगरप्रिंट या डीएनए की तरह सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। इसलिए मैंने उन्हें वर्गीकृत करने के लिए फोटो जुटाने का सिस्टम शुरू किया। मैंने उन्हें अधिकारियों को दिया तो कुछ 1-2 और कुछ 10-20 तक को पहचान गए। यानी लोगों में काबिलियत तो है। तो इस तरह दुनिया की पहली सुपर रिकॉग्नाइजर यूनिट बनी। अभी एलियट पोरेट इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो खुद भी अपनी विशेष प्रतिभा से अनजान थे। 2012 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि आप सुपर रिकॉग्नाइजर लिस्ट में हैं, और मेरे दिमाग में पहली बात आई, यह सुपर रिकॉग्नाइजर है क्या? ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि मैं वांछित अपराधियों के पोस्टरों के जरिए कामयाबी से उन्हें पहचान रहा था। ये प्रतिभा एलिस ग्रोस के मामले को हल करने की कुंजी बनी। 14 साल की लड़की के गुम होने के कुछ दिन बाद लंदन के उसी इलाके की एक महिला ने अपने पार्टनर के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई। वो पुलिस के रिकॉर्ड में एक संभावित संदिग्ध के तौर पर दर्ज था। सुपर रिकॉग्नाइजर्स ने इस आदमी को पहचानने के लिए उसी रास्ते की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जिस पर एलिस आखिरी बार देखी गई थी। और जैसी कि संभावना थी, एलियट पोरेट और उनकी टीम ने उसे खोज निकाला। उन्होंने ध्यान दिया कि एलिस के गायब होने के बाद संभावित संदिग्ध नदी के किनारे बार-बार एक जगह पर आ रहा था। हम वरिष्ठ अधिकारी के पास गए। हमने कहा, शायद हमें अपराधी मिल गया है। लगता है वह कपड़े बदलकर फिर अपराध वाली जगह पर जा रहा है। और तभी उन्हें एलिस ग्रोस मिल गई। 14 साल की एलिस ग्रोस के गायब होने के 1 महीने बाद उसके माता पिता का सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। उसका शव ब्रेंट नदी के तट पर पाया गया। उस समय वहां संदिग्ध हत्यारे के बारे में कोई सुराग नहीं था। सुपर रिकॉग्नाइजर हत्या के अलावा अन्य अपराधों को हल करने में भी मदद कर सकते हैं। हमारा एक बड़ी कामयाबी वाला मामला लगातार दुकानों में हो रही चोरियों से जुड़ा है। हमारे एक सुपर रिकॉग्नाइजर ने याददाश्त के सहारे अलग अलग हफ्ते की घटनाएं देखी और कहा, रुकिए, मैंने इस आदमी को पहले देखा है। दरअसल मैंने उसे अपने डेटाबेस में देखा है। हमने उसे 4-5 बार देखना शुरू किया और फिर वाकई उसे पकड़ने निकल गए। सभी अपराधियों और आपराधिक घटनाओं की तस्वीरों का डेटाबेस रखने का यही फायदा होता है, क्योंकि फिर हम उस अनसुलझे मामले की ओर लौट पाए और हमने उसे 43 अपराधों के लिए धर दबोचा। यहाँ चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर मदद नहीं कर सकते। आमतौर पर जासूसों के पास जो तस्वीरें होती हैं, सॉफ्टवेयर को उससे बेहतर फुटेज चाहिए। लंदन की ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञानी जॉश डेविस सुपर रिकॉग्नाइजर क्षमताओं का अध्ययन कर रहे हैं। वो इस काम में पुलिस जांचकर्ताओं की मदद भी ले रहे हैं। मैं इसके पीछे के विज्ञान को समझना चाहता हूँ। जितना हम इंसानी याददाश्त के बारे में समझेंगे, तो शायद इसके कई ऐसे इस्तेमाल भी हो सकेंगे जिनके बारे में अब तक किसी ने नहीं सोचा था। कुछ हफ्ते पहले
डेविस ने एलियट पोरेट की टीम की एक सदस्य को लोगों के छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाए, जिन्हें अब उनको तस्वीरों में पहचानना था। इस टेस्ट का मकसद ये पता करना था कि सुपर रिकॉग्नाइजर की याददाश्त कब तक काम करती है। डेविस और पोरेट नतीजों से खुश हैं। सुपर रिकॉग्नाइजर टीम के प्रमुख यूनिवर्सिटी के साथ किए जा रहे इस काम को अहम मानते हैं। हम पुलिस के काम के उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां काफी कुछ अपरिभाषित और थोड़ा सा प्रयोगधर्मी है। यह एक शुरुआती प्रयोग है। दुनिया भर के पुलिस बल हमारे मॉडल पर नजर रखे हुए हैं। एलिस ग्रोस के मामले में उसका शव मिलने के कुछ दिनों बाद उसके संदिग्ध हत्यारे का शव भी मिला। 41 साल का ये आदमी जंगलों में पाया गया। उसने फांसी लगा ली थी, साफ तौर पर पकड़े जाने के डर से। पुलिस को यकीन था कि वो दोषी साबित हो जाता। अपराध की जगह पर मिले सबूत बेहद स्पष्ट थे, जैसे लड़की के जूतों पर उसके डीएनए के निशान और एक सिगरेट का बट। लेकिन वो सुराग जिसने सबसे पहले पुलिस को लड़की के शव तक पहुंचाया, सुपर रिकॉग्नाइजर्स की ओर से आया था। मुझे लगता है कि सुपर रिकॉग्नाइजर्स यूनिट भविष्य में हर जगह होगी। 1905 में वो पहली हत्या हुई थी जिसे स्कॉटलैंड यार्ड ने उंगलियों के निशान के जरिए हल किया था। फिर डीएनए आया और अब सुपर रिकॉग्नाइजर्स के साथ ये तीसरा कदम है। तो हम इसका विस्तार करना चाहते हैं क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं है कि जर्मनी, अमेरिका और दुनिया में कहीं और सुपर रिकॉग्नाइजर्स ना हो। सुपर रिकॉग्नाइजर्स को अपराध होने के बाद उन्हें सुलझाने के लिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन कभी कभार बड़े कार्यक्रमों के दौरान वो अपराध को रोक भी सकते हैं। कंट्रोल रूम से वो वीडियो लिंक के जरिए कार्यक्रम पर निगरानी रख सकते हैं। ऐसे में अगर वो परिचित अपराधी या संदिग्ध की पहचान कर लेते हैं तो पुलिस उसी समय हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन जाहिर है वो तब कुछ नहीं कर सकते जब एक अज्ञात स्लीपर सेल का सदस्य हमले की तैयारी कर रहा हो। यानी दुनिया की सीसीटीवी राजधानी में भी पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती।